पता है ना कि मैं ना मानूं हैं। अब कोई बिल्कुल ऐसा मान ही जाए कि मैं तो मानता नहीं, तो उसका क्या कर क्या ले उसका। मित्रों, 3 दिन का हमारा ये सेशन आज पूरा हुआ है और इसमें अच्छी बात ये रही कि विपक्ष ने 1-2 बार वॉकआउट किया, लेकिन सारी बातें उन्होंने सुनी और जो विषय उन्होंने उठाए उनको भी जहाँ जहाँ अवसर हमको मिला वहाँ वहाँ हमने उनको उत्तर भी दिया। और विधायी कामों में 10 11 हाँ छोड़िए, छोड़ दो, साइड में करो, ये है अपने पास स्पीकर। विधायी कामों में कहीं भी कोई ऐसा विषय आए जो बाद में लगता है कि इसमें और जोड़ा जाना चाहिए, तो आखिर हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद हमारा सेशन होता है, उसमें लेके आए। फंडामेंटल किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कमी वो नहीं बता पाए जिसके कारण से इससे कोई लाभ की बजाय हानि होनी हो। हर एक्ट में कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य है, उसका एम है। एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में हमने क्लियर किया है कि किस लिए ये एक्ट सारे पारित कराए जा रहे हैं। खास करके आज के मैं जो 3 एक्ट हैं जिनके ऊपर चर्चा काफ़ी हुई, उसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन और सेटलमेंट हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, इसके अंदर मुख्य रूप से हमारा हेतु जो था कि इस एक्विजिशन में बहुत से ऐसे व्यवधान आ जाते हैं कि कई लोग ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़ों के मालिक होते हैं और कोई भी जो डेवलपमेंट का काम है, लीनियर डेवलपमेंट है, कोई हेल्थ के नाते से है, कोई एजुकेशन के नाते से है, रोड है, रेलवे है, मेट्रो है, और इवन डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज भी जो है उसमें जो रोड्स दी जाती हैं बीच में, उन रोड्स की जो ज़मीन है कोई भी एक आदमी उसको पकड़ के बैठ जाता है कि मैं नहीं बेचता। अब उसके अंदर उसका एक सरल प्रावधान किया जाए कि एक्विजिशन में जिसकी इमरजेंसी है या जिसकी आवश्यकता बहुत अधिक है, उसमें जो इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट का जो सिस्टम है उसको किए बिना ही उसकी एक्विजिशन की जाए। अब उस एक्विजिशन में पैसा तो उस जो कंपनसेशन है वो तो पूरा मिलना ही है। उस कंपनसेशन में कहीं कोई कमी नहीं, जो पहले एक्ट में है वही उनको मिलेगा। केवल उसमें जो सहमति वाले विषय हैं उस सहमति के आधार पर कि हम इसको बेचना चाहेंगे कि नहीं बेचना चाहेंगे। अब कोई लीनियर अगर प्रोजेक्ट है और मानो रेलवे का है और वो कहें कि इधर से नहीं निकालो इधर से निकालो, तो रेलवे के अपने नियम है, मेट्रो का है वो अपने नियम है, हाईवेज का है उनके अपने नियम है। हाँ, छोटी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कोई स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, इसको हम इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन लीनियर डेवलपमेंट को इधर से उधर नहीं किया जा सकता। केवल उतना ही उसमें छूट मांगी गई है। या जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के जो पहले से उसमें दर्ज हैं, आर्मी का है, कोई सिक्योरिटी का है, कोई ऐसी चीज़ें हैं, उसका प्रावधान किया गया, इसलिए उसमें कोई समस्या का ऐसा आने का कोई कारण नहीं है। पंचकुला मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये हमने तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। पहले गुरुग्राम और फरीदाबाद की बनी हुई है, तीसरी ये बन गई है, तो वहाँ के विकास के नाते उसका उपयोग होगा। फिर एक जिसमें उनकी ओर से काफ़ी जो चर्चा हुई है वो है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, नकल विरोधी कानून। नकल को रोकने के लिए ये कानून हम लेकर के आए हैं। बहुत प्रदेशों ने बना रखा है और हमारे यहाँ जो पिछले 2-3 ऐसे एपिसोड हो गए हैं उसमें हमें भी बहुत दुख हुआ है और बहुत खेदजनक है वो कि पेपर यानी एक प्रकार से लीक हो जाता है। बहुत लाखों जो परीक्षार्थी हैं वो एक आकांक्षा के साथ आते हैं कि उनका फेयर एग्ज़ाम होगा, उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन वही पेपर किसी न किसी की साजिश से अगर लीक हो जाता है तो उसमें एक सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए और एक डेटरेंट उसमें हो, लोगों को भय लगे कि ये जो नकल का काम है ये हम नहीं करने देंगे। क्योंकि अनलॉफुल अनफेयर मीन्स लाखों करोड़ों रुपए के ये काम धंधे शुरू हो गए हैं इस धंधे को रोकने के लिए। क्योंकि इसमें तो 7-8 अगस्त को ये पेपर होना था। उस समय हमें जैसे पता लगा कि ये पेपर लीक पहले से हो चुका है, हमने इसको रद्द करवा दिया और रद्द करवाया। उसके बाद फिर पुलिस ने जांच की है और मुझे खुशी है इस बात की बताते हुए कि पुलिस इन 18-20 दिनों में ही उसके सोर्स तक पहुंच गई कि कहाँ से वो लीक हुआ था। जम्मू में एक प्रेस मिली है क्योंकि 2 जगह से वो प्रिंट हुआ है, तो एक उसमें जम्मू है,
जम्मू का जो लीकेज हुआ वहाँ से वो पेन ड्राइव निकली, जिसने पेन ड्राइव निकाली है बाहर वो भी पकड़ा गया है। उसने 5 लाख रुपए में दूसरे आदमी को दी, उसने आगे 10 लाख में दी, उसने आगे तीसरे को 20 लाख में दी। वो पहुँचते पहुँचते वो पेन ड्राइव हरियाणा में 1 करोड़ रुपए तक जाके बिकी है। और ये एक गैंग है पूरा, जिसके अंदर हमने 26 या 28 लोग गिरफ्तार किए हैं। कैथल पुलिस स्टेशन में ये दर्ज है मामला। तो हमारी पुलिस कोऑर्डिनेटिव वे में सब हरियाणा के जिन जिन स्थानों के ऊपर ये सब पहुंचा है उन सबको पकड़ लिया है। और इसमें भी जो लोग पकड़ा गया है, अगर उसके पीछे भी कोई होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसकी छानबीन भी की जाएगी। तो दूसरा ये बिल था। तीसरा एक बिल है जिसके ऊपर चर्चा उन्होंने की है, वो है परिवार पहचान पत्र। ये परिवार पहचान का विषय हमारा लगभग 2.5 साल से चल रहा है और धीरे धीरे इसमें रजिस्ट्रेशन 64 लाख परिवारों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाना ये हमें लगा ये उचित है। कल को कहीं कोई इसका एतराज़ ना हो जाए, कोई इसको चैलेंज ना करे। लेकिन उसमें तरह तरह के कई बातें उन्होंने उठाई, इसका लाभ क्या है, ये क्यों बनाया जा रहा है। हमने सारा जो स्पष्ट पहले आपको बताया है कि गरीब आदमी को भी, उसके परिवार को भी हम पहचान करके और लाभ दिला सकें। बीपीएल की कैटेगरी भी, उसमें हमने 1,80,000 रुपया वार्षिक आय इससे कम के लोगों को बीपीएल, और फिर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये हमने चलाई है, परिवार समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये हमने चलाई है। और वो सारा डाटा उसी में से मिलेगा कि कौन पात्र व्यक्ति है, कौन अपात्र है, कौन डिजर्विंग है, कौन नॉन डिजर्विंग है। क्योंकि आज हमको लगता है बहुत सी ऐसी स्कीमें केंद्र की और प्रदेश की नॉन डिजर्विंग आदमी, अपात्र लोग वो ले लेते हैं, और जो पात्र तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है, वहाँ तक पहुंच नहीं पाते, या हमने जो सीमित बजट किया हुआ था उस बजट के कारण से उन लोगों तक पहुँचते पहुँचते धन खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, उसमें फिर हमें रोकना पड़ता है। लेकिन अब हम तय करेंगे कि जो अंत्योदय है, अंतिम व्यक्ति है, उसका एक सीनियोरिटी जो बनेगी वो उसकी इनकम के हिसाब से बनेगी। जो लोएस्ट इनकम का है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, उसी हिसाब से उनको रोजगार देने वाले हैं। जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में उसमें भी पहचान कर ली गई है। इनकम वेरिफिकेशन की 48,000 परिवार तो सिलेक्शन में हो चुके हैं। पहले चरण में हमने 1 लाख परिवारों का टारगेट रखा है, और अगला जो बाकी 52,000 है वो भी महीने 20 दिन में और जो वेरिफिकेशन होकर के आ जाएगी। तो हमारे 6 डिपार्टमेंट हैं वो इसमें उन परिवारों की इनकम कैसे बढ़े इसके लिए वो काम कर रहे हैं। हम फ्री बांटने की बजाय लोगों को अपने पैरों पर खड़े हों इस भूमिका पर ज़्यादा चल रहे हैं। हाँ, जिनकी आवश्यकता ऐसी है कि उनको उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को सहायता देना भी आवश्यक है। मानो किसी की फीस माफ़ी करनी है, किसी को पेंशन देनी है, किसी को कोई और सब्सिडी देनी है, ये चीज़ें भी हम कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं को बढ़ाए चले जाना और लोगों को पैरों पर खड़े न करना, इसमें भी लोग डिपेंडेंसी की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। जो योग्य है उसको आगे बढ़ाया जाए, किसी में योग्यता कम है उसकी सपोर्ट की जाए। ऐसे गरीब परिवारों को उत्थान के लिए ये हम परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हम करेंगे। मुख्य रूप से ये विषय सारे आए थे। इसके अलावा भी कल 4 एक्ट थे, उसकी लिस्ट है क्या? तो इन सब मुद्दों में चर्चा करते समय बहुत से विषय, जैसे विपक्ष का अपना एक विषय होता है, हमने उनको ये कहा कि आप हमारे ऊपर उंगलियां ना उठाइए। और मैंने तो एक शेर भी पढ़ के सुनाया कि वो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, वो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में उनको आईना दीजिए। अर्थात उनको अपना आईना, ये शक्ल उसको देखनी चाहिए हमारे किरदार पर उंगलियां उठाने से पहले। तो मित्रों, ये लोग ऐसे हैं कि डूबते हुए भी सहारे की तलाश में रहते हैं कि हम शोर मचाएंगे और हम जनता में अपना विषय लेकर के जाएंगे और जनता जो है हमको बड़ा अच्छा कहेगी। इनको ये पता नहीं है एक्सपोज होते हैं, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ये एक्सपोज होंगे। इनको सहारा जनता की ओर से तो कम नहीं मिलने वाला है। ये हमेशा किनारे का पता पूछ रहे हैं, सभी तरीके से भी डूबे भी नहीं हैं। डूब जाएंगे तो फिर इनको किनारा किसी को देना होगा तो देंगे। अभी तो ये भी चल रहे हैं, सांसें तो आ रही हैं इनको। तो मित्रों, अब मैंने तो सदन के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वो आपको बताया है। कोविड के ऊपर इन्होंने थोड़ा शुरू किया था। अब बड़ा दुख है इस बात का कि कोविड जैसी महामारी पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तव में ये विषय ऐसा है
जो सबको मिल करके इस महामारी से पार होना चाहिए, पार लगना चाहिए। लेकिन इसमें भी इन्होंने जो कल राजनीतिक वक्तव्य दिए वो कोई बहुत अच्छे नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से लोगों की जो मृत्यु हुई है, हमारे यहाँ हरियाणा में किसी भी मृत्यु का कारण कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर कुछ मृत्यु हुई है तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स वहाँ की जो लापरवाही है डॉक्टर्स की, वहाँ के स्टाफ की, उस लापरवाही के कारण से एक 3 हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, एक हिसार में है, एक रेवाड़ी में, एक गुरुग्राम में है। 3 रिपोर्ट, हिसार की तो 3 रिपोर्ट्स हैं। एक वहाँ के जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, एडमिनिस्ट्रेशन कराई, वो इंक्वायरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनकी भी एक डॉक्टर्स की जो कमेटी है उसकी इंक्वायरी हुई, और एक तीसरी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी उन सारी इंक्वायरी के आधार पर अपनी ओर से भी जो एक स्टेटमेंट दी है, उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की उनकी जो लापरवाही है उसके कारण से ही ये मृत्यु हुई है। वरना तो उसी दिन जिस दिन ये मृत्यु वहाँ बताई जा रही हैं, हिसार में लगभग 750-800 पेशेंट्स और भी कोविड के थे। तो कोविड पेशेंट्स बाकी सब ठीक सप्लाई होती रही है। अब हम तो चूँकि स्टेशन पर एक जगह का मॉनिटर करते हैं, भी एक जगह वहाँ टोटल ऑक्सीजन है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन तो उस एजेंसी के और हॉस्पिटल के माध्यम से हो रही है। उस हॉस्पिटल में जिसमें ये मृत्यु हुई है, वहाँ उस दिन 60 से 70 सिलेंडर्स की ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, जबकि उनके पास केवल स्टॉक में 20 सिलेंडर, यानी सिलेंडर को एक दिन में भरने के लिए कम से कम 80-90 सिलेंडर उनके पास होने चाहिए। वो 20 सिलेंडर को बार बार भरवा रहे हैं और बार बार ला रहे हैं, बार बार ले जा रहे हैं। तो आखिर इस ट्रांसपोर्टेशन में बार बार भरवाने में एक कठिनाई तो स्वाभाविक आ सकती है। तो इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिलेंडर्स का, उसकी भी कमी रही है। और रात के समय जब ये घटनाएँ हुई हैं, उस समय उन्होंने जो ऑन कॉल डॉक्टर्स होते हैं इमरजेंसी में, उन लोगों को भी बुलाया नहीं गया, जिसके कारण से ये चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर निकली हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट है अभी एसपी हिसार को दे दी है, उसका अध्ययन करेंगे। अभी रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर क्या क्या उनके खिलाफ एक्शन हो सकते हैं वो पुलिस तय करेगी। कल जो एक बिल आया था जिसके अंदर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं उनको ऑथराइज करने के लिए एक यूएलबी का ये बिल था, जिसके अंदर वो पारित हो गया। अब जो लगभग 1200 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज और हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, उसमें जो पैरामीटर को पूरा करेंगे उनको सबको ऑथराइज घोषणा की जाएगी। 1200 बाकी छोटे छोटे बिल हैं, ज़्यादा नहीं हैं। एक नाम चेंज करने का है, वाल्मीकि यूनिवर्सिटी जो है उसको वाल्मीकि यूनिवर्सिटी ये कहा है। लोकायुक्त का एक सैलरी और उनके जो पर्क्स होते हैं, पेंशन होती है, उसको लेकर के एक बिल है। एक HEPB जो एक संस्थान है हमारा, उसको लेकर के कुछ छोटी अमेंडमेंट है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लेकर के कुछ उनकी क्वालिफिकेशन में कुछ परिवर्तन किया गया है। पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स सुपुआ रोहतक वाले। तो ये इस प्रकार के बिल कल जो है 4 वो विपक्ष की आपने भूमिका क्या देखी, क्या लगा कि वो अपने काम पे सही उतर पाए या नहीं उतर पाए, क्या शोर मचा के चलेंगे? देखिए, आलोचना के लिए आलोचना करना कोई उचित नहीं होता है। उन्होंने जो अच्छे सुझाव दिए, कल एक मेंबर ने, विपक्ष के मेंबर ने कुछ अमेंडमेंट्स पेश किए थे, तो वो अमेंडमेंट पेश जो किए उनको हमने रात को ही उस बिल में इंसर्ट करके और आज उस बिल को पुनर्स्थापित भी किया। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा सुझाव नहीं आता है, जो अच्छे सुझाव आते हैं उसको मानते भी हैं। तो ऐसे जो सुझाव होते हैं उनको मान लेते हैं। लेकिन खिलाफत करनी मानो केवल खिलाफत के लिए, उनका जो खिलाफत है वो ऐसा है कि उस खिलाफत में चित भी मेरी पट भी मेरी, इस हिसाब से वो चलते रहते हैं। आपकी खिलाफत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। इस प्रकार का काम उनका रहता है। अपने आप बस्ती को जलाएंगे और फिर रोने लग जाएंगे। मैंने बताया क्योंकि लीनियर जो
डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत से लोग तो ज़मीन को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई एक दो भी बीच में फंस जाता तो प्रोजेक्ट सारा रुकता है। इस कारण से उनको कंपनसेशन और बाकी चीज़ें वो सारी वैसे ही जैसे पहले दी जाती है वैसे ही मिलेंगी, और वो कम नहीं है। वास्तव में तो उनके रेट्स कंपनसेशन के इतने अच्छे हैं, अब तो लोग ये कहते हैं आकर के हमारी ज़मीन को एक्वायर कर लो। एक समय था जब उनके रेट्स कम होते थे, कारण क्या कि जो उस समय कलेक्टर रेट होता था वो एक्चुअल रेट का 1/4 होता था, 25% 30%, क्योंकि उस समय के अपने लालच थे कि कहीं भी कोई ज़मीन का ट्रांजैक्शन होगा उसके अंदर स्टाम्प ड्यूटी बचेगी, वो बचा बचा करके सारा धंधा करते थे। हमने वो सारी जो भी कलेक्ट रेट हैं वो सारे एक्चुअल रेट के नज़दीक ले आए हैं, मात्र 10% 15% का अंतर इधर से उधर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और जब वो 4 गुना बढ़ गया है, आज एक्वायर करने के बाद उनको और 4 गुना मिलता है। पहले तो मार्केट रेट के बराबर ही मिलता था इस एक्वेशन के नियम के हिसाब से, आज एक्चुअल रेट से भी 3 गुना 4 गुना मिलता है। इसलिए हम तो बहुत ज़मीनों के एक्वायर करने के यानी हक में भी नहीं होते हैं। हम तो अब एक खुले ओपन रूप से जो अपनी ज़मीन को देना चाहता है ई भूमि पोर्टल पर उससे ऑफर लेते हैं कि हमको ये चीज़ बनानी है, आप ई भूमि पर अपनी भूमि को डालिए। अभी एक मेडिकल कॉलेज एम्स जो रेवाड़ी में बनाया जा रहा है उसके लिए हमने ऑफ़र मांगी कि हाँ अपनी ज़मीन को बेचने के लिए आप अगर बेचते हैं तो बेचिए। अब उनको भी लगता था कि हमारे गांव में यहाँ एम्स अगर आएगा तो हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। 200 एकड़ ज़मीन हम उसकी ले रहे हैं, ई भूमि पर ले रहे हैं, कोई एक्वायर करने की जरूरत भी नहीं है। केवल जो इस प्रकार के एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, इमरजेंसी प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर हटाया गया उसको। आपने परिवार पहचान पत्र का कहा कि वो अनिवार्य नहीं है, तो क्या कोई बनवा सकता है, कोई नहीं बनवा सकता है? जो हरियाणा सरकार की किसी प्रकार की सर्विसेज को लेगा जिसमें उसको कोई लाभ होता है उन सेवाओं का, वो परिवार पहचान पत्र दे करके ही बनवाएगा। जिसको हरियाणा सरकार से कोई सर्विस नहीं लेनी है वो नहीं बनवाता तो नहीं बनवाता। देखिए जितने भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, बहुत जो सीरियस से सीरियस जो मामले होते हैं उनको अध्ययन करके उसकी सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए। अगर इस देश के अंदर कितना डाटा है जो सिक्योर्ड है, हम एक जगह का अगर कहीं कोई लीक हुआ उसको सामने रख के चलते हैं। सिक्योर डाटा हमारा आज बैंकों की कितनी ट्रांजैक्शन होती है, कितने बैंक हैं, उनकी सबकी सिक्योरिटी है कि नहीं है। बहुत अगर कहीं एक आध कोई घटना होती है तो किसी जगह पर कोई 10 लोग 5 लोगों ने कोई करोड़ 2 करोड़ रुपया इधर उधर निकाल लिया, वो तो एक दुर्घटना है, लेकिन सारा डाटा कोई इनसिक्योर नहीं है। ऐसे ही हमारा आधार कार्ड का जो डाटा है ये सिक्योर है, उसमें भी अगर कोई डुप्लीकेट आधार के नाते से कुछ बना करके निकाल के ले जाए तो वो उसकी एक प्रकार से वो थेफ्ट है, चोरी है। वो कहीं कहीं किसी न किसी कारणों से अगर होती है तो किसी लूप होल के कारण से होती है। तो ऐसी कोई सिक्योरिटी को थ्रेट इस हमारे विषय में नहीं है। जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी वो अडॉप्ट किए हैं, इसमें कोई डाटा किसी के पास जाने की कोई देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो जिम्मेवार हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनमें से अगर कोई डाटा को लीक करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त स्ट्रिंजेंट कार्रवाई की जाएगी। लीक एक हुआ है, देखिए 3 हिस्से हैं इसके, तो कहेगा ना, मैंने कहा ना, आलोचना के लिए उनको लगता है कि हम जनता में बहुत बड़ा विषय लेकर के जा रहे हैं। आज उनको सारा बताया कि उनके समय में क्या होता था। हम तो अगर ऐसा कोई विषय मिलता है, 3 तरह के ये विषय होते हैं। एक होता है लीकेज, एक होता है पेपर आउट, एक होती है नकल, कॉपिंग। पेपर लीक यानी पेपर शुरू होने से पहले पेपर बाहर निकल गया और उसका क्वेश्चन आंसर की आंसर बना करके और सप्लाई हो गया, वो हुआ पुलिस कांस्टेबल में। 3 ऐसे हैं जहां पेपर आउट हुआ, पेपर शुरू हुआ, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उन्होंने सेटिंग सब की हुई है, वहाँ से पेपर उठाया और बाहर ले गए, ले जा करके उसको चाहे वो मोबाइल से ले गए, फ़ोटो खींच ले गए, या पेपर ही दे दिया किसी ने और ले जा करके उसको हल किया, हल करके और उसको फटाफट सर्कुलेट कर दिया, वो होता है पेपर आउट। चीटिंग जो होती है, नकल जो होती है, वो एक आध की होती है जिसको एक आदमी को किसी ने कोई बैठ करके नकल करा दी, किसी ने कोई पर्ची भेज दी, या किसी ने कोई एक सिस्टम जो है कोई वायरलेस टाइप ऐसे अपने कान में लगा लिया, कहीं और लगा लिया। आजकल कई तरह के
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गए हैं, तो ये चोरी करने के तरीके ढूंढते रहते हैं लोग। तो वो है कॉपिंग। ऐसे 28 केस कॉपिंग के हुए हरियाणा के जो एग्जाम्स हैं, उनमें कहीं 2 हैं, कहीं 3 हैं, कहीं 4 हैं। वो तो इंडिविजुअल है, लाखों आदमी एग्जाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसता है। वो जनरल एग्जामिनेशन में स्कूल कॉलेज में होता है, तब भी तो कॉपिंग होती है, तब भी पकड़ते हैं। वो जनरल केसेज ऐसे हैं। 15 केसेज कॉपिंग के ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने एग्जाम होते हैं उन्होंने जो शिकायत की उसमें हमने किए हुए हैं। तो ऐसे 43 FIRs ऑफ दीज केसेस, और 4 ये जो बताया मैंने इसके अंदर 1 में लीकेज, 3 में पेपर आउट, ये सब हुआ। लीकेज सबसे ज़्यादा गंभीर एक विषय है। पेपर आउट में भी कई बार क्या होता है कि एक सेंटर से होता है और फिर बाकी सेंटर में फैल जाता है। लीकेज जो है वो तो पेपर शुरू होने से पहले ही उस सिस्टम में से निकल गया। वो सिस्टम जब पेपर को सेट करने के लिए किसी को एंगेज किया जाता है, अब जिसने एंगेज किया उसको भी नहीं पता होता पेपर सेटर सेटिंग क्या की है। उसको तो ये ज़रूर पता होता कि मैंने इस आदमी को MOU करके एंगेज किया कि ये जो आदमी पेपर सेट करेगा। पेपर सेटर आगे अपनी प्रिंटिंग प्रेस को इंतज़ाम करता है। वो भी हमारे HPSC को नहीं पता होता कि प्रिंटिंग कहाँ होनी है, कि उसी को पता है। और प्रिंटिंग के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन में भी कई एजेंसियाँ लगती हैं। उसके बाद उसको लॉकर में ला के रखा जाता है। वो एक सारा सिस्टम है कि इसको सिक्योर्ड व्यवस्था में सेंटर से कैसे पहुंचाना है। सेंटर पहुंचने के बाद वहाँ से टाइम के हिसाब से जब टाइम होता है उसी समय एग्जामिनेशन हॉल में उस लिफाफे को खोला जाता है, तब बांटा जाता है। अब तक की पुलिस जांच में जैसे आपने बताया कि पेपर सेटर या प्रिंटिंग प्रेस या ट्रांसपोर्टेशन या जितने पकड़ में आए वो तो आए हैं, जैसे कोई एकेडमीज वगैरह पकड़े गए, कोई इस तरह के चैनल भी आए हैं जो पेपर सेटर है या प्रिंटर है या इस तरह प्रिंटर तक पहुँच गए। प्रिंटर के साथ देखिए, एक प्रिंटिंग इस पेपर की हुई एक स्थान पर, दूसरी हुई जम्मू में। तो जम्मू में जो हुई है वहाँ पर एक पेन ड्राइव में वो चीज़ आगे सप्लाई की, कश्मीर का एक डोडा का लड़का है। वो अभी फरार है? नहीं, 4 तो पकड़ लिए हैं। किंग पिन जो था बता रहे थे कि एक अभी, अब एक जो होगा कोई मुझे ध्यान नहीं, लेकिन 4 लोग वहाँ के पकड़े हैं जम्मू कश्मीर के। उन एक ने पहले 5 लाख रुपए में वो पेन ड्राइव दी। अब वहाँ तो जिसको पहले मिला उसको तो 5 लाख बहुत है, दूसरे ने फिर उससे खरीदी 10 लाख में, आगे वही पेन ड्राइव उसको 20 लाख में। थोड़ा बहुत एडवांस देते हैं, बाकी कहते हैं पेपर के बाद देंगे, सारा नहीं मिलता उनको भी। वो फिर 20 लाख के बाद हरियाणा में आते आते 1 करोड़ का हो गया। जिसने 1 करोड़ का लिया उसने भी 10 लाख रुपया दिया बताते हैं, बाकी उसका भी उधार है। नकल विरोधी लेके आए विधेयक, इसमें विपक्ष का कहना था कि जी बाकी किसी स्टेट का कॉपी कर लिया, बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं ऐसा। तो हम एक आदर्श परीक्षा को बनाने के लिए ये अपना हमारा है या कहीं किसी स्टेट की? कुछ स्टेट्स ने कॉपिंग बिल बनाए हुए हैं, और जब भी ऐसे कोई प्रावधान किए जाते हैं तो मॉडल के रूप में कुछ ना किसी 1-2 स्टेट के बिल लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ यहाँ रात को बैठ के अपने आप बनती है, और उसमें कोई कमी होती है अपने हिसाब से उसको चेंज करना तो चेंज करते हैं। तो दूसरे स्टेट्स का एक्ट लिया नहीं जाता है। हर स्टेट दूसरी स्टेट्स के बारे में देखते रहते हैं किसने क्या पारित किया। आज हमारे ये जो 8-9 बिल पारित हुए हैं, इस समय तक सभी स्टेट्स ने मंगवा लिए होंगे। ये पंजाब ने मंगवा लिए होंगे, राजस्थान ने भी, इन्होंने भी, सब एक दूसरे स्टेट को भी देखते हैं कि कहाँ क्या चीज़। देखिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर कहीं एक दूसरे को देख करके भी लागू होती हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है, होनी चाहिए। अब कोई बात मानो हमने अच्छी की है, कल है ना वो सिद्धू ने बोला गन्ने के ऊपर, लेकिन आज 360 आज कुछ और बोल दिया। 360 रुपए बोले। चलो इसका श्रेय हरियाणा को जाता है। आज पंजाब हमारे प्रेशर में किया है। पंजाब में कुछ और बोल दिया। बोला था कि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन होगी, लास्ट डेट अभी आएगी, क्या उसको एक्सटेंड करा जाएगा? देखिए, ये डेट से केवल रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन का जब तक एग्जाम, जब तक भर्ती विज्ञापन नहीं होता पोस्ट का, तब तक तो केवल रजिस्ट्रेशन है। इसलिए पोस्ट एक बार जब एडवर्टाइजमेंट होगी, जब उस समय तक एक बार बढ़ाओ, 2 बार बढ़ाओ, पिछले तो हैं ही, नए भी आ सकते हैं। मानो किसी ने एग्जाम दे करके अब पास किया है, उसका भी तो अधिकार बनता है ना। नहीं, मैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए टेस्ट की कोई टेस्ट की डेट आज से पहले नहीं हुई है, कोई डेट नहीं हुई है। एक परिवार पहचान पत्र के बारे में सदन में काफी कुछ कहा। आपको कैसे लगता है कि ये जो आपकी अंत्योदय की विचारधारा है उसमें ये मदद करेगा, या किस तरीके से इसको जमीनी तौर पे आप उतारेंगे?
देखिए, अभी तक क्योंकि हमें पता नहीं होता कौन क्या है, अभी तक सारी स्कीम्स डिक्लेयर करते हैं तो लोगों को हम कहते हैं कि आइए इसका लाभ उठाइए। जो अपने आप को उसका एलिजिबल मानता है वो आकर के लाभ ले जाता है। लेकिन समाज में हमें जो देखने को मिला है, जो सामान्य बहुत गरीब परिवार है, उसको ये पता ही नहीं लगता कि कौन कौन सी स्कीमें हैं और कौन कौन सी स्कीमों का लाभ उसको मिल सकता है। हम इसमें हर एक परिवार को जब रजिस्टर करेंगे और उसमें उसका जो एक क्रम होगा, उस क्रम में जो लोएस्ट फैमिली है, लोएस्ट इन इनकम, लोएस्ट इन सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, उनको पहचान करके पहले उनको देंगे। इसलिए अंत्योदय के नाते से लाभ उनको पहले होगा। यानी गरीब और अमीर का कोई एक ऐसा स्पेशली कोई एक लाइन नहीं है। गरीब अपने आप को किसी को आप गरीब है सब कहेंगे हम गरीब हैं, लेकिन वास्तव में गरीब कौन है? वो तो जो लाइन खींचेगी, जब एक लिस्ट बनेगी तब पता लगेगा कि ये 1% इसके पास सामान है, इसके पास 2% है, इसके पास 10% है, इसके पास 50% है। तो पहले तो जिसके पास 1% है वो सबसे गरीब है। अंत्योदय वही वाला है। पहले पंक्ति में उसको उठाएंगे, भी इसको कम से कम 10-15 से ऊपर ले जाओ, फिर 2 वाले को उठाओ, नीचे नीचे से ऊपर उठते उठते समाज की जो दूरियां हैं वो अपने आप तब कम होती है जब सबसे आखिर वाले को लेकर के आगे बढ़ो। अब थोड़ा पीछे इसका वेरिफिकेशन कौन कर रहे हैं? विधानसभा सेशन में उनका सवाल है। जैसे ये गोरखधन दासपद के लिए जो है ना इसको बैन कर दिया गया, क्या सरकार आने वाले टाइम में रिफ्यूजी शब्द में कोई इस तरह का बैन लगा सकती है? कल एक सदस्य ने मांग की है। देखिए, रिफ्यूजी का अर्थ जो है उसका अर्थ स्पष्ट है, जो शरण में आता है वो रिफ्यूजी है। ठीक है, जब भी कभी इस प्रकार के विषय होते हैं, देश का विभाजन हुआ या एक देश के लोग अपनी मजबूरी के कारण से दूसरे देश में गए, उनको वहाँ सहायता चाहिए, वो रिफ्यूजी कहलाते हैं। पार्टीशन के समय जितने लोग पश्चिमी पंजाब से आए उनको रिफ्यूजी कहा गया, लेकिन वो उस समय की पीढ़ी थी। एक 25 साल के बाद पीढ़ी बदल जाती है। अब जो पीढ़ियां इस समय हैं उनके रिफ्यूजी कहने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज जैसे मानो अफगानिस्तान में हो रहा है, अब अफगानिस्तान में जो लोग हमारी शरण में आएंगे उस देश को छोड़ करके, तो उनको शरण चाहिए, वो रिफ्यूजी होंगे। ऐसे ही बांग्लादेश जब बना तो वहाँ के बहुत लोग भारतवर्ष में आए, बंगाल में आए, बिहार में आए, आसपास में आए, वो सब रिफ्यूजी कहलाए। तो रिफ्यूजी का अर्थ होता है शरणार्थी, शरण के अर्थ जो आया है। और एक बार वो स्टेटस का जब खत्म हो जाता है तो फिर रिफ्यूजी नहीं होता है। इसलिए रिफ्यूजी शब्द का कोई इतना अनर्थ भी नहीं है। एक पीढ़ी के लिए जब तक उसको आवश्यकता चाहिए तब तक रिफ्यूजी होता है। 1947 से लेकर अब तक, क्योंकि अभी भी इस शब्द का प्रचलन है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर ये बसाए गए थे, जींद, पानीपत और इलाके आम चीजें, वहाँ लोगों को आपत्ति, इस 2-3 पीढ़ियाँ भी आ गई, अभी तक इसी शब्द के साथ बुलाया जाता है और वो हमें पीड़ा देता है। अब इसी वजह से मांग उठी है कि ये शब्द का भी इस पर रोक लगनी चाहिए, किसी तरह की सरकार इस पर कुछ सोच रही है। मैंने बताया कि कल एक विचार आया है, उसके लिए बना नहीं है, लेकिन उस सदस्य के विचार के ऊपर बात अगर रखनी होगी, आगे बढ़ाना होगा, तो ये विषय मतलब नहीं प्रचलित होना चाहिए। इसको प्रचलित ना होने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, गाइडिंग प्रिंसिपल होंगे या एक्ट होगा या वैसे। अब जैसे ये शब्द जो आप पहले बोल रहे हैं गोरखधंधा, इसको बंद किया तो एक्ट से थोड़ी किया, एक डायरेक्शन दे दी है विधानसभा से। सर एक सवाल इसी में सर, एक सर जो मध्य प्रदेश में पीछे ना कि कुछ जो शब्द उचित नहीं बोलचाल के लिए उनको विधानसभा ने बैन किया है, तो जिस तरह अपने यहाँ सर बोल देते हैं भट्ठा बैठ गया, इस तरह के शब्द आज भी इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई प्लानिंग है सर इस तरह की, मतलब कोई वहाँ की कोई स्ट्रेटजी उनका इस्तेमाल ना करें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, जहाँ भी कहीं कोई इस प्रकार का शब्द आता है तो उसको मना करने के लिए विधानसभा सक्षम है। अगर कोई इस प्रकार का डायरेक्शन देती है तो उसका पालन करना ही चाहिए। सर, कोविड को लेकर मेरा सवाल है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अक्टूबर जो है इसका पीक होगा। देखिए, तीसरी लहर कोई भी इस समय तक गारंटी से नहीं कह सकता तीसरी लहर आएगी ही। कुछ प्रदेशों में, कुछ देशों में आई है, हमारे देश में नहीं अभी आई है। कुछ देशों में, अमेरिका जैसा देश जो है इसको अभी भुगत रहा है। हमारे यहाँ अभी सेकंड जो वेव थी वो डाउनवर्ड ट्रेंड एक 2-3 प्रदेशों को अगर छोड़ दें, हम केरला को छोड़ दें, महाराष्ट्र को छोड़ दें, या थोड़ा बहुत अगर है तो कर्नाटक है, आंध्र है,
उसमें 3-4 प्रदेश वो थोड़ा ऊपर साइड में है, जो 15,000, 20,000, 30,000, और केरल जो है 1 लाख से ऊपर है अभी भी, जो उनके एक्टिव केसेस आज भी हैं। अब वो धीरे धीरे कम होने शुरू हुए हैं। कल और परसों में केरला में 10,000 संख्या कम हुई है। हमारे यहाँ अब 650 पर 660 पर आकर के अटक गई है। 660-70 के बीच में पिछले 8 दिन से मैं देख रहा हूँ, 10 दिन से। अब पहली बार भी जो पहली वेव आई थी उसमें लोएस्ट हमारा 900 कुछ आया था, 900 के बाद बढ़ना शुरू हो गया था। तो हमारी अपेक्षा तो हम यही करते हैं कि ये और ख़त्म होगी, कम होगी, 0 तक आएगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, हम तैयारी में। बहुत हो गए, इतने चला लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ आपका एडिटर कैंची चलाएगा, 40 मिनट हो गए।